तो स्टूडेंट्स चलो हम स्टार्ट करते। 3 क्वेश्चन बचे थे 1G एक्सरसाइज के 19, 20 एंड 21। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेना है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में दिस अपना पढ़ लेना ये है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेना और 21 भी पढ़ लेना है। तो 19, 20 एंड 21 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 19। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यानी ए जो है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया है। तो दिया क्या है, ए इक्वल टू समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय यानी T1, T2, T3 बहुत सारे ट्रायंगल दिए हैं इसमें। और संबंध R क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें R दिया है कि T1, T2 आपस में इस प्रकार रिलेटेड हैं कि सच दैट T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के क्या है, समरूप। समरूप की कहानी बता देते हैं कि जैसे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये ले लो, एक त्रिभुज ये समरूप कब कहलाते हैं और समरूप की स्थिति में होता क्या है। तो ये त्रिभुज दोनों समरूप तब कहलाएंगे, समरूप का ये चिन्ह होता है। समरूप तब कहलाएंगे जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल, यानी किसी त्रिभुज के तीनों एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत एंगलों के कोणों के, एंगल मतलब कोणों के इक्वल आ जाएं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर त्रिभुज समरूप हैं, अगर त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अर्थात जैसे मैं ABC ले लूँ और यहाँ PQR ले लूँ तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। अर्थात AB बटे PQ, AC बटे PR इक्वल टू BC बटे QR, इस प्रकार से अनुपातिक है। तो समरूप समझ में आ गया आप लोगों को, समरूप की कहानी क्या होती है। ये कक्षा 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैंने फिर भी अलग से बता दिया। तो यहाँ रिलेशन दिया है कि T1 T2 यानी दो ट्रायंगल, ये त्रिभुज यहाँ से लिए गए हैं, दो कोई भी त्रिभुज T1 T2 ले लो, अब वो आपस में समरूप हैं, ये रिलेशन दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध परिभाषित करना। तो पहला नंबर आता है सुतल, रिफ्लेक्सो रिलेशन। तो सुतल में क्या है, हमें स्वयं से स्वयं का दिखाना पड़ता है। तो स्वयं से स्वयं का संबंध दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे T1, T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि जैसे T1 का T2 से संबंध है समरूप होने का, ऐसे T1 का T1 से निकालूंगा और समरूप कोई भी त्रिभुज, यही त्रिभुज दूसरा बना दूं, यही सेम त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज सेम त्रिभुज के समरूप तो होगा। अगर त्रिभुज एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, तो समरूप है, क्योंकि T1 तथा T1 दोनों एक ही त्रिभुज हैं, एक ही त्रिभुज हैं, इसलिए समरूप होंगे। तो समरूप अगर हो गए तो फिर इसका मतलब T1 T2 R में आ गए, अतः क्या हो गया, सुतल हो गए। संबंध कैसा होगा, सुतल होगा। दूसरा नंबर, सुतल के बाद आता है सम्मित। सम्मित का मतलब जैसा T1 का T2 से है वैसा T2 का T1। तो ये बताओ T1, T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, अगर T1 T2 R में है, R मतलब संबंधित है आपस में, तो T1 समरूप है T2 को दिया है। तो क्या बताओ, अगर T1 T2 के समरूप है तो मैं T2 समरूप T1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर T2, T1 भी कहाँ आ जाएगा, R में आ जाएगा। तो मैं क्या लेकर चला था, T1, T2 R में यहाँ संबंध लेकर चला था, और T2 जैसा T1 का T2 से वैसा T2 का T1 से आ गया। तो यहाँ पर अतः
संबंध कैसा है, सम्मित। तीसरा नंबर आता है संक्रामक, ये संक्रामक। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R, implies that T1 T2 के समरूप है, T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T3 के, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, implies that T1 समरूप हो जाएगा T3 के। अगर T1 T3 के समरूप हो गए तो T1, T3 कहाँ आ जाएगा, R में, क्योंकि समरूप होने का संबंध आ, जैसे दो समरूप हो जाएं तो वो R में कहलाते हैं यहाँ रिलेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। तो अतः क्या होगा, संक्रामक होगा। और संक्रामक अगर कोई भी संबंध स्वतल सम्य संक्रामक होता है तो वह तुल्यता संबंध भी हो जाता है। तो लिख लेना आप लोग, तुल्यता संबंध भी है। तो अब चलो आगे आते हैं, हमें और भी कुछ बोला गया है यहाँ पर। तो T1 यहाँ पर एक भुजाएं कह रहा है, T1 त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3, 4, 5 और T2 त्रिभुज की भुजाएं दे दी हैं इसने 5, 12, 13 एंड T3 त्रिभुज की भुजाएं दे दी हैं 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 इस प्रकार से समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। कह रहा है T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित, कह रहा है इनमें आपस में कौन से संबंधित। तो संबंधित होने का क्या दिया है संबंध, कि T1 समरूप है T2 के, संबंध दिया है कि दो त्रिभुज कोई भी ले लो तो वो समरूप हों। और समरूप में मैंने अभी बताया कि भुजाएं अनुपातिक होती हैं। भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं, अभी यहाँ बताया था। ये देखो भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो मैं अगर भुजाएं अनुपातिक मतलब बराबर आ जाए तो मैं 2, 2 लेकर चल रहा हूँ फॉर T1 T2 लेकर चल रहे हैं। भुजाएं करो 3/5, 4/12, 5/13, 3/5, 4/12, 5/13 बराबर नहीं आएंगी। तो ये अतः T1 T2 संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, लिख लेना। फॉर T2 T3 के लिए, T2 T3 के लिए देख 5/6 क्या बराबर आएगा 12/8, क्या बराबर आएगा 13/10, नहीं आएंगे बराबर। तो अतः ये T2 तथा T3 भी संबंधित नहीं, संबंधित नहीं। तो T3 T1 करो फॉर T3, T एम्प्लाइज द। तो 6/3 बराबर 8/4 बराबर 10/5। तो 3 दूनी 6, 2 आया, 4 दूनी 8, 2 आया, 5 दूनी 10, 2 यहाँ बराबर आ गए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अतः T3, T1 एक दूसरे से संबंधित। तो मुझे यही दिखाना था कि ये परस्पर यदि ये भुजाएं हैं तो कौन संबंधित है। संबंध दिया था समरूप होने का, और समरूप होते हैं तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो त्रिभुजों की भुजाएं दी थी तो मुझे कैसे निकालेंगे कि समरूप हो जाए। तो भुजाएं अनुपातिक दिखाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि समरूप है। तो T1 T3 आपस में संबंधित है, बाकी कोई संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को मैंने फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूँ, इससे पहले दिखा चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है। 20 में सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, बहुभुजों के समुच्चय ए में, ये पढ़ लेना आप लोगों। तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। तो ए मुझे दिया है, ए बराबर सेट दिया है पॉलिनोमियल P1, पॉलिनोमियल P2, पॉलिनोमियल P3 डॉट और बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज का मतलब है इसमें जो है ये P1 P2 है ना, तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे त्रिभुज हों या चतुर्भुज हों या फिर पंचभुज हों या छठभुज हों, ऐसे समुच्चय दिया है। बहुपद का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 भुजाओं वाला हो सकता है, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजा, ऐसे कोई इसमें ए में दिए हुए हैं बहुभुज।
और संबंध आर क्या दिया हुआ है 20 में, आर दिया है कि P1, P2 ये आपस में P1 P2 ऐसे रिलेटेड हैं कि P1 की भुजाओं की संख्या, P1 के भुजाओं की संख्या, P1 की भुजाओं की संख्या P2 के बराबर है, यानी P1 P2 की भुजाएं बराबर हैं, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ P1 P2 में संबंध दिया, तो कह रहा है यहाँ पर बताओ कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता आप लोग दिखा लेना बेटा, बहुत सरल है। स्वतुल्य के लिए P1 ले लो, तो P1 की भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि कोई त्रिभुज स्वयं की भुजाओं की संख्या स्वयं के बराबर होगी, स्वतुल्य हो जाएगा। फिर लिखना पड़ेगा मुझे P1, P1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या बराबर होगी, लिख लेना। स्वतुल्य हो जाएगा, ये भी लिख लेना, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित भी लिख लेना, अगर P1 P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है तो P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी बराबर होगी, तो सममित हो जाएगा, लिख लेना, सममित भी है। तीसरा संक्रामक, तो यहाँ P1, P2 ये भुजाओं की संख्या बराबर है, इसका मतलब R में है, और P2, P3 बिलोंग्स टू R, ये भी भुजाओं की संख्या बराबर, अर्थात भुजा मतलब P1 ले लो बराबर P2, मैं भुजा लिख रहा हूँ, ये भुजा है मान लो P, अरे आप लोग लिख लो हिंदी में, P1 P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, P2 P3 की भुजाओं की संख्या बराबर है, यहाँ लिख लेंगे। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से इनसे निकालोगे तो आएगा P1 तथा P3 के भुजाओं की संख्या बराबर होगी। अगर भुजाओं की संख्या बराबर होगी तो P1, P3 कहाँ आ जाएंगे, R, इसलिए ये संक्रामक हो जाएगा। तो संक्रामक भी हो जाएगा, इसलिए तुल्यता संबंध भी, तीनों अगर हो गए तो तुल्यता संबंध भी हो जाता। अगर तुल्यता संबंध हो गया तो फिर आगे भी कुछ कह रहा है कि 3, 4, 5 एक दिया है यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज। तो 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं से संबंधित निकालना है। इससे संबंधित मुझे ए के सेट में निकालना, मैंने बताया तो ए में कुछ भी हो सकता है, तो एक त्रिभुज 3 से संबंधित निकालना है। तो मैं इससे संबंधित मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पर दिया है मुझे कि जैसे P1 P2 आपस में संबंधित है, तो P1 से रिलेशन निकालना, तो अब मुझे T से रिलेशन निकालना है, T से संबंधित, तो P1 की जगह लिख लो हियर P बराबर यहाँ T1। तो इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज दैट P1 की जगह T ले लो, T, P2। जैसे यहाँ पर P1 P2 से संबंधित निकालना था, ऐसे मुझे T से संबंधित निकालना है, तो मैं P की जगह क्या ले लूँगा, T ले लूँगा, क्योंकि त्रिभुज से संबंधित है। तो इस इम्प्लाइज दैट T, P2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, ये R में होगा P1 P2 की भुजाओं की संख्या, इसलिए T तथा P2 के भुजाओं की संख्या बराबर है। तो T तथा P2 के भुजाओं की संख्या बराबर है। अगर भुजाओं की संख्या बराबर है तो जब T में 3 भुजाएं हैं तो P2 में भी कितनी होंगी भुजाएं, तो इम्प्लाइज दैट P2 में भी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। अगर P2 में 3 भुजाएं होंगी तो मेरा सेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो P2 क्या हो जाएगा, यहाँ इस T से संबंधित निकालना था ना, T से संबंधित P2 ही है, तो P2 में 3 भुजाएं होंगी, तो 3 भुजाएं किसमें होती, त्रिभुजों का समूह, तो P2 बराबर आ जाएगा त्रिभुजों का समूह। तो आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21,
21 क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज ही एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं। 21 तो 21 आप लोगों को फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ ले हुआ। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल दिया है। एल में आर संबंध दिया समांतर होने का। तो ये तो बहुत सरल है और ऐसे क्वेश्चन हम पीछे बता भी चुके हैं 21। तो एल बराबर जो समुच्चय दिया हुआ है वो एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो रेखा L1 L2 L3 ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी। लाइन का समुच्चय ये L दिया, L बराबर। तो संबंध क्या दिया है यहाँ पर R L1, L2 सच दैट आपस में ऐसे संबंधित है कि L1 समांतर है L2। तो ऐसे तो मैं बेटा ये बहुत पीछे बता चुका हूँ ये क्वेश्चन को। तुल्यता संबंध अब मुझे दिखाना है। तुल्यता संबंध के लिए मुझे स्वयं से दिखाना पड़ता है। समांतर वाला तो मैं एग्जाम्पल में पीछे वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब इसका अगला पार्ट आते हैं। ये आप लोग तुल्यता संबंध कर लेना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आप लोग होमवर्क दे दिए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। रेखा y बराबर 2x+3 से संबंधित दिया है यहाँ रेखा का समीकरण y बराबर 2x+4, इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो संबंध क्या है? समांतर होने का, यानी इससे संबंधित जितनी भी रेखाएं सब निकाल। तो y बराबर 2x+4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय तो बराबर हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट समुच्चय y बराबर 2x+c। यानी अगर मैं यहाँ कांस्टेंट को केवल बदल दूँ तो इसी के समांतर ढेर सारी रेखाएं आ जाएंगी। ये सरल रेखा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में सरल रेखा पढ़ाई थी। तो समांतर रेखाएं एक्स वाई न बदलो, केवल अगर कांस्टेंट बदल जाए तो कांस्टेंट 2 रख दो, 3 रख दो, 1/2 रख दो, -1/2, कुछ भी रख दो यहाँ पर, तो वो समांतर ही रेखाएँ कहलाएँ। अगर एक्स वाई की गुणांक बदल दिए तो फिर वो समांतर नहीं कहलाए। तो मैंने यहाँ कांस्टेंट सी ले लिया, जहाँ पर C बिलोंग्स टू R। C कोई रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर ले लो तो यही हमारा क्या आ जाएगा, समस्त रेखाओं का समुच्चय। अतः आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 2x+c, ये रेखाओं का क्या आ जाएगा, समुच्चय। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आप लोग जो है वीडियो को देखें और कमेंट करके एंड लाइक करके बताएं। थैंक यू।